हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, लातविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लातविया के नए राष्ट्रपति बने हैं एडगर्स रिंकेविक्स। कौन बने हैं? एडगर्स रिंकेविक्स। यहां पर ऑप्शन की बात करें तो जो एंटोनियो कोस्टा हैं ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, अली खान इस्माइलोव ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जोको विडोडो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। चलिए खबर को डिस्कस करते हैं। तो लातविया के सांसदों ने अभी हाल ही में विदेश मंत्री एडगर्स रिंकेविक्स को अपना राष्ट्रपति चुना है। और दोस्तों, एडगर्स रिंकेविक्स लातविया में एक लोकप्रिय विदेश मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। वहां की जो असेंबली है उसमें 100 सीटें हैं, तो इन्हें 52 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ है। इनका कार्यकाल होगा 4 साल का राष्ट्रपति के रूप में। तो लातविया की बात करें तो कैपिटल इसकी रीगा है, मुद्रा है इसकी यूरो। यहां पर आप लातविया का मैप भी देख सकते हैं। तो ये आप कैपिटल देखिएगा, ये रीगा है और इसके पड़ोसी देश हैं लिथुआनिया, बेलारूस, रसिया और एस्टोनिया। यानी तो लातविया की सीमा रसिया से लगती है। तो यहां पर आप क्या समझेंगे? तो ये लातविया कभी सोवियत संघ का हिस्सा भी हुआ करता था। 1940 में इसे सोवियत संघ में मिला लिया गया था, लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तब इसने अपने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अब हम कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष डिस्कस करेंगे। जैसे इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम पर आपको जाना है, सर्च करना है स्टडी कर ऑफिशियल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर भी मिलेगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां से भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर और भी महत्वपूर्ण पीडीएफ हैं, तो उनको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों भारत ने। किसने? भारत ने। तो भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा करके हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला हुआ था ओमान के सलालाह में। देखिए दोस्तों, पुरुषों के जूनियर एशिया कप में भारत का यह चौथा खिताब है। इससे पहले यह खिताब भारत ने 2004, 2008 और 2015 में भी जीता हुआ है। अब इस कप का आयोजन कौन करवाता है? तो याद रखिएगा, एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा इस कप का आयोजन किया जाता है। कब से किया जाता है? 1988 से। तो ये हर साल होने वाला कप है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि हॉकी से रिलेटेड हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। भारतीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा अभी हाल ही में एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ओडिशा के द्वारा अभी हाल ही में ये घोषणा की गई है कि वह भारतीय हॉकी टीम का 2033 तक स्पॉन्सर रहेगा। मकाऊ के मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब अभी हाल ही में अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिससे हम शॉर्ट में सेल बोलते हैं, कि नए अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? तो दोस्तों, अमरेंदु प्रकाश जो हैं वो अभी हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी बनाए गए हैं। बात कर लेते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। हेडक्वार्टर याद रखिएगा नई दिल्ली में है और इसकी वर्तमान सीईओ है कौन? सोमा मंडल। सोमा मंडल की बात करें तो यह सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला सीईओ हैं। भारत में स्टील बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य है देश में इस्पात के विकास और उत्पादन को बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों, हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं।
तो यूपीएससी के अभी 2 सदस्यों ने शपथ ली है, सुमन शर्मा और विद्युत बिहारी स्वयं ने। जय कुमार एस पिल्लई को आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बने हैं हर्ष जैन। आर.एन. जयप्रकाश भारतीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर के गोविंद राज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं। सिद्धार्थ मोहंती 2024 तक के लिए एलआईसी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा पंकज सिंह साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष भी चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, सेलेस्टे साउलो किस संगठन की पहली महिला महासचिव यानी डायरेक्टर जनरल बनी है? तो वो बनी है दोस्तों WMO की। किसकी? WMO की। तो अर्जेंटीना की रहने वाली हैं सेलेस्टा साउलो, तो उन्हें विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, साउलो ने 2014 से अर्जेंटीना की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा के निदेशक के रूप में काम किया हुआ है। बात कर लेते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की यानी WMO की। तो इसकी स्थापना 1873 में अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, FATF के अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार और यूनेस्को के महानिदेशक हैं आंद्रे एंजले। यूनिसेफ के जो प्रमुख हैं वो कौन है? कैथरीन रसेल। और IMF के MD कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। कौन है दोस्तों? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। आयरलैंड शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश बना है। म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने अभी हाल ही में ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। लीबिया की संसद ने प्रधानमंत्री फाथी वसाखा को अभी हाल ही में निष्कासित किया हुआ है। मॉरिशस में देवेंद्र फडणवीस में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों, अभी केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट में ये मंजूरी दी गई कि जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में भी स्थापित किया जाएगा। यह कार्यालय खुलने के बाद भारत में जो डाक सेवाएं हैं उनका विकास होगा और उसमें तकनीकी सहायता भी प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 में वर्ण की संधि के तहत स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी वर्ण स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, किस एयरलाइन को पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो एतिहाद एयरवेज को चुना गया है। क्या चुना गया है दोस्तों? पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, तो यूएई की राष्ट्रीय एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को एयरलाइन रेटिंग पुरस्कारों में लगातार दूसरे साल के लिए पर्यावरण एयरलाइन नॉमिनेट किया गया है। एतिहाद की बात करें तो टॉप 10 एयरलाइन की श्रेणी में यह तीसरे स्थान पर आता है। एतिहाद एविएशन ग्रुप की बात करें तो इसके सीईओ हैं एंटोनो ऑल्डो नेब्स और एडिटर इन चीफ हैं जेफरी थॉमस। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो दुबई की एयरलाइन अमीरात में दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया गया है। आलोक सिंह को एयर इंडिया के एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख बनाया गया है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साल 2022 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 9वें स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है और पीएम मोदी ने ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए कोल इंडिया में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने अभी ऑफर फॉर सेल जारी किया है और इसके जरिए केंद्र सरकार कोल इंडिया में 3% की हिस्सेदारी बेचना चाहती है। कितने प्रतिशत की दोस्तों? 3% की। तो सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए कोल इंडिया के करीब 9.24 करोड़ शेयर बेचेगी और बिक्री की पेशकश 1 से 2 जून को स्टॉक एक्सचेंजों पर एक अलग विंडो के माध्यम से होगी। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में भारत सरकार की कोल इंडिया में लगभग 66% हिस्सेदारी है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ऑफर फॉर सेल के जरिए केंद्र सरकार कोल इंडिया में 3% की हिस्सेदारी बेचना चाहती है।
बात कर लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रमुख अभी हाल ही में बनाए गए हैं पोलावरापु मल्लिकार्जुन प्रसाद। एमडी और सीईओ हैं प्रमोद अग्रवाल और यह भारत की सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो अभी हाल ही में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए दोस्तों, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, तो वो अपनी 4 दिन की यात्रा पर भारत आए हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत चेक पोस्ट का विकास और जल विद्युत परियोजनाओं और भुगतान तंत्र पर कुछ समझौते हुए हैं, उन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। अब बात आई है नेपाल की, तो दोस्तों नेपाल से भारत के कौन कौन से स्टेट सीमा साझा करते हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी इस प्रकार से 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को शेयर करते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। तो पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह जो ऐप है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाएगा और उन्हें योजना के बारे में जानकारी भी प्रदान करेगा। बात करते हैं पीएम स्वनिधि योजना की, तो 1 जून 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडर्स के बीच स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बहाल करना। अगला क्वेश्चन है, अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? यहां पर दोस्तों परीक्षण हो जाएगा। तो अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। कहां पर दोस्तों? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में अग्नि फर्स्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भारत ने अग्नि प्राइम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और दिसंबर 2022 में भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। और दोस्तों ये जो अग्नि 5 मिसाइल है इसकी जो रेंज है वो है 5000 किलोमीटर की, यानी 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को ये भेद सकती है। दोस्तों अब हम अग्नि सीरीज की जो मिसाइलें हैं उनकी रेंज और उनका पहला टेस्ट कब हुआ था ये डिस्कस करते हैं। तो अग्नि फर्स्ट की जो रेंज है वो है 700 किलोमीटर की और इसका पहला टेस्ट हुआ था 22 मई 1989 को। अग्नि 2 मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर की और इसका पहला टेस्ट हुआ था 11 अप्रैल 1999 को। अग्नि 3 मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर की और इसका पहला टेस्ट हुआ था 9 जुलाई 2006 को। अग्नि 4 मिसाइल की बात करें तो दोस्तों इसकी जो रेंज है वो है 4000 किलोमीटर की और इसे 10 दिसंबर 2010 को इसका पहला टेस्ट किया गया था। और अग्नि 5 मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर की और 19 अप्रैल 2012 को इसका पहला टेस्ट किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने कम दूरी की घरेलू उड़ानों पर रोक लगाई है? तो अभी हाल ही में फ्रांस के द्वारा जो घरेलू उड़ानें हैं कम दूरी की उन पर रोक लगाई है। शारजाह मास्टर्स शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों अर्जुन एरिगैसी ने। किसने जीता है? अर्जुन एरिगैसी ने। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? अहिल्याबाई होलकर के नाम। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है जिसमें हिंदी पाठ्यक्रम शुरू हुआ है? यूनाइटेड किंगडम में। अश्वनी कुमार किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? यूको बैंक के। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को। हाल ही में यूपीएससी के सदस्य कौन बने हैं? विद्युत बिहारी स्वैन। भारत वियतनाम तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। वेद कुमारी घई का निधन हो गया है, वह कौन थी? संस्कृत विद्वान थी। भारत का फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहा है? 6.4% रहा है। रिंग साइट पुस्तक को हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर विजय दर्दा के द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी देने के लिए नए नियम बनाए गए हैं? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय कुमार को।
महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया है? सचिन तेंदुलकर को। तो दोस्तों ये थे कल के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विश्व के महासागर और गर्तों को, यानी किस महासागर में कौन सा गर्त स्थित है। तो बात करते हैं प्रशांत महासागर की, तो इसमें मेरियाना गर्त है। अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको गर्त है। हिंद महासागर में सुंडा गर्त है। आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन है और अंटार्कटिक महासागर में दक्षिण सैंडविच गर्त है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों कल का जो करंट अफेयर्स का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट में, उसमें से कुछ लोगों ने 5 प्रश्नों के आंसर दिए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने कल आंसर दिए हैं। किसी ने एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, किसी ने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया है। तो आपसे जितने क्वेश्चन पूछे जाएं उन सभी का आंसर उसी क्रम में जरूर लिखिएगा। अब पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन पूछेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है लातविया की राजधानी क्या है? दूसरा क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? कोल इंडिया का मुख्यालय कहां है? और पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो इन 5 प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। और दोस्तों इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।